हेलो दोस्तों, संघर्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके में अगली क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशन क्वेट के साथ। आज का मोटिवेशन क्वेट है, सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। तो ऐसी ही मुसीबतें जीवन में आती रहती हैं, उनसे आपको हारना नहीं है, उनसे आपको लड़ना है और आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहले प्रश्न से। आज का सबसे पहला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह, कालिदास, समुद्रगुप्त, दयानंद सरस्वती। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं किस साम्राज्य से संबंधित, तो आपको याद रखना है गुप्त साम्राज्य। किससे भाई? गुप्त साम्राज्य, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर पूछा जाए वीणा वादन का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है, वीणा वादन का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है, तो आपको बताना है समुद्रगुप्त। क्या बताना है भाई? समुद्रगुप्त बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि अगर हम बात करें सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, अगर हम इसके बारे में बात करें सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र के बारे में, तो याद रखिएगा वो भी कौन हो जाएगा? वीणा हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। गुप्त साम्राज्य से मैं दो क्वेश्चन और बताता हूं जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। गुप्त साम्राज्य में एक सोने की मुद्रा हुआ करती थी, एक सोने की मुद्रा, और एक आपको याद रखना है चांदी की मुद्रा। सोने की मुद्रा और चांदी की मुद्रा, तो इनसे आपके पेपर में पूछा जाता है। तो सोने की मुद्रा को कहा जाता था दीनार। क्या कहा जाता था? दीनार। और चांदी की मुद्रा को कहा जाता था रूपक। क्या कहा जाता था? रूपक। ये दो क्वेश्चन भी आप गुप्त साम्राज्य से जरूर याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। ठीक, इसने क्या किया था? याद रखिएगा 1739 में, ठीक 1739 में युद्ध किया था, करनाल का युद्ध। ठीक, करनाल का युद्ध, ये आपको याद रखना है 1739 में। और ये मयूर सिंहासन, ठीक, मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था। मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था, इस चीज़ को याद रखिए। मयूर सिंहासन को बनवाया किसने था? अगर आपसे ही पूछा जाए मयूर सिंहासन को बनवाया किसने था, तो आपको बताना है शाहजहाँ। क्या बताना है? शाहजहाँ बताना है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए अंतिम मुगल बादशाह जो इस पर बैठकर शासन किया, मतलब मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह, तो आपको बताना है मोहम्मद शाह। क्या बताना है? मोहम्मद शाह, ये आपको याद रखना है। मोहम्मद शाह, इनका अगर उपनाम की बात करें तो इनको कहा जाता है रंगीला बादशाह। क्या कहा जाता है भाई? रंगीला बादशाह, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का मार्टिन लूथर की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेल्सन मंडेला की बात करें तो इन्हें 1990 में भारत रत्न दिया गया था। 1990 में भारत रत्न, ये आपको याद रखना है। तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1990 में। किसके साथ दिया गया था? तो आपको बताना है भीमराव अंबेडकर। क्या बताना है? भीमराव अंबेडकर को भी 1990 में भारत रत्न दिया गया था, और नेल्सन मंडेला को भी 1990 में भारत रत्न दिया गया था। और नेल्सन मंडेला को कहा जाता है अफ्रीका का गांधी। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा मार्टिन लूथर को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाए तो आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब अगर बात करें तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये आपको याद रखना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए भारत रत्न की शुरुआत किसने की थी, अगर बात करें किसके समय में, तो याद रखिएगा जनवरी 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? 1961 में मिला था। ठीक, ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? भाई लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा टी प्रकाशम को जाना जाता है। अगर इनके बारे में बात करें, देखो याद कैसे होगा, आंध्र में अंधेरा आ रहा, अंधेरे को दूर करने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, तो आप याद रखिएगा टी प्रकाशम। अगर यहीं पे हम बात करें बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है।
ये आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो ये बिहार के पहले सीएम थे। अगर पूछा जाए बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के पहले सीएम, तो इन्हें ही कहा, ये बिहार के पहले सीएम थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और इनको कहा जाता है बिहार केसरी। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जननायक। क्या इंपॉर्टेंट है? जननायक। ये काफ़ी बार आपके पेपर में पूछा आने वाले समय में पूछा जाएगा, तो याद रखिए जननायक। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, मतलब कर्पूरी ठाकुर का उपनाम क्या है? जननायक। और याद रखिएगा अभी 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात कही गई है, मतलब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की बात कही गई है कर्पूरी ठाकुर को, ये आप ध्यान रखिएगा। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये आप ध्यान रखिएगा। और देश बंधु मतलब द फ्रेंड ऑफ नेशन के नाम से किसे जाना जाता है भाई? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CF एंड्रूज को आपको याद रखना है। और लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी, तो ये बताना है भाई गुप्त प्रशासन में थी, विजयनगर प्रशासन में थी, पांड्य प्रशासन में थी, मराठा प्रशासन में। तो आपका जो आंसर आएगा वो बताना है मराठा प्रशासन, ये आप याद रखिएगा। तो अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद जो हुआ करती थी वो मराठा साम्राज्य में। लेकिन अगर पूछा जाए अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो आपको बताना है कृष्णदेव राय के दरबार में, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें तेनालीराम किसके बारे में, तेनालीराम, तो तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे, तो ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे तेनालीराम। आगे बात करते हैं तो मराठा साम्राज्य में कुछ पद हुआ करते थे, उनको अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमंत, ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्व या वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। और सेनापति को क्या कहा जाता था? सर-ए-नौबत कहा जाता था, ये आप ध्यान रखिएगा। और मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। और भू राजस्व से संबंधित एक सरंजामी प्रथा थी। क्या थी? सरंजामी प्रथा। अगर पूछा जाए ये किस साम्राज्य से संबंधित है, तो मराठा साम्राज्य में सरंजामी प्रथा चलती थी। और यहीं से मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, चौथ नामक कर, चौथ नामक टैक्स जो वसूला जाता था, वो भी मराठा साम्राज्य में वसूला जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताएं, आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। आपके पेपर में टू द पॉइंट छपेंगे, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है ठगों के दमन से संबंधित है, मतलब इन 4 ऑप्शनों में ठगों के दमन से संबंधित व्यक्ति का नाम बताना है। जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, टॉमस मुंडो, कैप्टन स्लीमैन, कैप्टन रॉबर्ट। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है कैप्टन स्लीमैन। तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए नियुक्त किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ठगी प्रथा का अंत जो हुआ था वो हुआ था 1837 में, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कैप्टन स्लीमैन के द्वारा ही ठगी प्रथा का अंत किया गया था, और ये अंततः समाप्त हुई 1837 में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा और राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो दास प्रथा का अंत 1843 में, लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में, ये बात आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए रविवार की छुट्टी का प्रारंभ कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है रविवार की छुट्टी का प्रारंभ। तो याद रखिए रविवार की छुट्टी का जो प्रारंभ, मतलब छुट्टी जो होना स्टार्ट हुई है वो भी 1843 से ही स्टार्ट हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। सिंध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किसके समय हुआ? तो आपको बताना है लॉर्ड एलनबरो के समय। कब हुआ बताना है? तो 1843 में। और किसके द्वारा इसका सिंध में विलय किया गया? चार्ल्स नेपियर। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया, तो आपको आंसर करना है 1843 में। किसके समय? इस समय भाई गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताना है एलनबरो थे, ये भी आपको बताना है। अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया, तो आपको आंसर करना है चार्ल्स नेपियर। ऐसे करके आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा।
ठीक, यहां तक बातें समझ में आई। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ठीक, तो दौलत राव सिंधिया, पेशवा बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो आंसर क्या होने वाला है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा डुप्ले को। और सहायक संधि किसने क्रियान्वित किया, तो आपको बताना है लॉर्ड वेलेजली। ये आप ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली के बारे में बात करते हैं तो ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, बंगाल का शेर। ठीक, बंगाल का शेर कहता था अपने आप को लॉर्ड वेलेजली। तो ये भी पेपर में पूछा गया है, ऐसा कौन सा गवर्नर था जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, तो लॉर्ड वेलेजली आपको बताना है, अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन रहा, तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहली बार 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया। और किसकी सहायक संधि थी भाई, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर इसी जगह पे आपसे जो क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे पहला मराठा सरदार कौन था जिसने सहायक संधि स्वीकार थी, तो आपको जो आंसर करना है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय करना है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन पहला शासक कौन था, तो आपको बताना हैदराबाद के निजाम 1798 में। ठीक, आगे बात करते हैं, मैसूर व तंजौर ने सहायक संधि कब स्वीकार की, तो आप याद रखिएगा 1799 में। और इस क्वेश्चन को तो आप भूलिएगा मत, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवध ने सहायक संधि कब स्वीकार की, तो 1801 में, ये बात आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बासीन की संधि कब हुई थी, तो बासीन की संधि हुई थी 1802 में, अंग्रेज प्लस बाजीराव द्वितीय के समय। ये बात आप, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में 1802 में बासीन की संधि हुई थी, ये आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कहें उतना कम है, ये आप ध्यान रखिए। राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यवगत का सिद्धांत अपनाया था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली। तो आपको इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी। अब इनसे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता देता हूं, जैसे डाक प्रथा का प्रचलन, डाक व्यवस्था, तो याद रखिए डाक व्यवस्था जो हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं इन्हीं के समय आया था शिक्षा का उड डिस्पैच, शिक्षा का उड डिस्पैच, ये आपको याद रखना है। शिक्षा का उड डिस्पैच ये आया था 1854 में, ये आपको याद रखना है। और इसे हम कहते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये आपको याद रखना है, मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड डलहौजी के समय ही बात करें तो 16 अप्रैल, कब भाई, 16 अप्रैल 1853 को, याद रखिएगा, सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी चली थी। सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी, याद रखिएगा। सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी भारत में, तो आपको बताना 16 अप्रैल 1853, याद रखिए, पुणे से थाड़े के बीच, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके समय के ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा। तो देखो, हड़प नीति किसने अपनाया भाई, लॉर्ड डलहौजी। और राज्य हड़प नीति के तहत शामिल जो प्रदेश रहे, इसके तहत सबसे पहला, मतलब पेपर में ये पूछा जाता है, ऐसे तरीके से पूछा जाता है कि हड़प नीति के तहत कौन सा प्रदेश सबसे पहले शिकार होने वाला सबसे पहला प्रदेश, ऐसा पूछा जाता है, तो आपको बताना है सतारा। ये सतारा आपको भूलना नहीं है। राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय हुआ वो हुआ सतारा का। आगे बात करें जैतपुर और संभलपुर के बारे में बात करें तो 1849 में, और बघात को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया 1850 में। उदयपुर आपको जरूर याद रखना है, उदयपुर को मिलाया गया 1852 में। और इसको तो भूलना ही नहीं है, झांसी और नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में, याद रखिएगा, राज्य हड़प नीति के तहत जो मिलाया गया वो आप याद रखिए 1854 में। अगर हम यहीं पे बात करें अवध के बारे में बात करें तो अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, लेकिन इस पर क्या आरोप लगाया गया था, कुशासन का आरोप। तो कुशासन का आरोप लगा करके अवध को 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा जेम्स एंड्रूज रैमजे, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी से संबंधित ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में और चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत सन 1793 में किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
ये आपके पेपर में ऐसे आएगा, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई? सन 1793 में। दूसरा क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ऐसे करके आपके पेपर में पूछा जा सकता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी समाधि भारत में है, तो वो आपको याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इनकी समाधि जो है वो है गाजीपुर। कहाँ पर भाई? गाजीपुर। और ये गाजीपुर पड़ता कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। समझ में बात आई? तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी 1882 में। किसके समय भाई? लॉर्ड रिपन के समय। ये बात याद रखिएगा। सर्वप्रथम भारत में जनगणना किसके समय हुई? तो याद रखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय हुई। ये बात याद रखिएगा। और भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रारंभ किसके समय हुआ? लॉर्ड मेयो के समय हुआ। ये बात आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए मेयो कॉलेज की स्थापना, अगर आपसे पूछा जाए मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है 1872 में। और किसने की थी? तो आपको बताना है लॉर्ड मेयो ने। किसने किया था भाई? लॉर्ड मेयो ने 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। ये पड़ेगा कहाँ पर स्थापना की? तो आपको बताना है अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। अब अगर अजमेर से संबंधित एक क्वेश्चन बताएं तो आपको बताना है राजस्थान का हृदय। अगर आपसे मैं कहूँ कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है राजस्थान का जो हृदय कहा जाता है वो कहा जाता है अजमेर को कहा जाता है। और अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। क्या स्थित है? अजमेर में ही स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपको याद रखना है। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो आपको बताना है भाई किसने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा? तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बताना है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बात आप याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये आप याद रखिएगा अच्छे से। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श, ये आपको याद रखिए। और पीत बख्श भी कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला। ठीक, ऐसे करके आपको याद रखना है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो बताइए, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। तो देखो अब मैं इससे थोड़ा सा लॉजिक बताता हूं जिससे आपको याद रहे। तो प्राचीन स्मारक के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? प्राचीन स्मारक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा प्राचीन स्मारक अगर हमें इनको संरक्षण करना है तो हमें जरूरत पड़ेगी पैसों की। किसकी? पैसों की जरूरत पड़ेगी। और पैसे हम लेंगे क्या? पैसे हम लेंगे कर्जा। कर्जा लेंगे, जैसे WB से ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से, ठीक, विश्व बैंक जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक, NDB मतलब NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इससे ले सकते हैं, ठीक, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप इससे ले सकते हो। मतलब कहने का मतलब हम कर्जा ले सकते हैं, और कर्जा लेंगे तब जाकर हम स्मारक का क्या कर पाएंगे? संरक्षण कर पाएंगे। ये आप ध्यान रखिए। तो बस इसी से आप याद रखिएगा प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किसके समय आया था? लॉर्ड कर्जन के समय आया था। ये आप ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉर्ड कर्जन। ठीक, तो अगर हाँ ये भी पूछा जाए, अगर आपको रेलवे का विकास करना है, मतलब भारतीय रेलवे का विकास, भारतीय रेलवे का विकास, ठीक, भारतीय रेलवे का विकास, अगर आपसे मैं कहूं कि भारतीय रेलवे का विकास सबसे ज्यादा किसके समय हुआ, तब भी अगर आपको विकास करना है तब भी आपको लेना पड़ेगा कर्जा। तो कर्जा से क्या बन जाएगा? कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय ही भारतीय रेलवे का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। लेकिन सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी किसके समय चली थी? आपसे मैं ये पूछूं सर्वप्रथम रेलगाड़ी किसके समय चली थी? अभी मैं जस्ट पीछे इसके पहले क्वेश्चन बता के चले आए, याद रखिएगा 16 अप्रैल। कब भाई? अभी मैंने जस्ट बताया था 16 अप्रैल 1853 में, याद रखिएगा डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। तो भारत में रेल का जनक भी अगर कह दिया जाए तो लॉर्ड डलहौजी। ये आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, इसी में पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, किसने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी? तो अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कभी क्वेश्चन तो आप बताइएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब के प्रशासन की तुलना कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। ये दोनों गवर्नर दोनों वायसरायों ने, याद रखिएगा, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। याद रखिएगा इन्होंने बंगाल विभाजन किया था जिसके कारण अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों में फूट पड़ी थी। और लॉर्ड मिंटो के समय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन आया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन
की व्यवस्था आने से भी हिंदू और मुसलमानों में फूट पड़ी थी। तो इस कारण से याद रखिएगा, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन व लॉर्ड मिंटो। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 में। और किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ? तो ये डेट आपको नहीं भूलना है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और इस दिन पूरे बंगाल में शोक के रूप में मनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया और कहा कि इस दिन को हम क्या मनाएंगे? राखी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन का जब प्रभावी हुआ उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि इस दिन को हम राखी दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। तो ठीक इन्हीं के सुझाव पर 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाया गया पूरे बंगाल में। ये बात आप याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चालू हुआ? ये काफी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन? बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन, ये बात आप याद रखिएगा। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन 1905 में ये बंगाल विभाजन के विरोध में चला हुआ आंदोलन है। ठीक, आगे बात करते हैं। तो बंग भंग आंदोलन का शीर्ष गीत था, बताइए क्या था? तो आपको बताना है वंदे मातरम। ठीक, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो आप बताइएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आनंद मठ के लेखक भी कौन हो जाएंगे? आनंद मठ के लेखक वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी आप याद रखिएगा, इसी से लिया गया है वंदे मातरम, ये आपको याद रखना है। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? ये आपको बताना है। तो 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। और 12 दिसंबर 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिश सम्राट आए हुए थे, जॉर्ज पंचम। कौन आए हुए थे? जॉर्ज पंचम आए हुए थे। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कब हुई? 1901 में हुई। और किसके द्वारा भाई? लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंडियन कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। और अगर हम उद्देश्य के बारे में बात करें, उद्देश्य क्या था इसका? तो याद रखिए, देसी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इंडियन कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने कर्जा लेकर की। आप इसे याद रखिएगा, तभी याद रहेगा। मतलब जो राजकुमार हैं, सामंत जो नरेश थे, मतलब देसी राजा हुआ करते थे, और उनके जो पुत्र थे और सामंतों के जो पुत्र थे, उनको सैनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने कर्जा लेकर के इंडियन कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। ये बस याद करने के ट्रिक है बच्चों। ठीक, नहीं आप ध्यान रखिए, नहीं तो दिल पे ले लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो ये बताना है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? लॉर्ड रीडिंग। ये चीज आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल कब से कब तक रहा भाई? 1921 से लेकर के 1926 तक। अब इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, जैसे रॉलेट एक्ट का निरसन। रॉलेट एक्ट का निरसन, ठीक, ये हुआ। और तो देखो, रॉलेट एक्ट से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट से संबंधित आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट आया कब? तो आप बताइएगा। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया, ये आपको याद रखना है। और अच्छे से ध्यान रखिए, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ। इसे कहते हैं काला कानून। क्या कहते हैं? काला कानून। इसे क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। और इसे ही कहते हैं बिना अपील, बिना अपील, ये आप याद रखिए, बिना अपील, बिना अपील, बिना वकील, बिना वकील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। बिना दलील, बिना दलील का कानून कहते हैं। और इसके तहत क्या था? तो आप जरा ध्यान रखिए, जो ब्रिटिश सैनिक थे वो क्या कर सकते थे? ब्रिटिश सैनिक जो थे वो ये कह सकते थे कि जो भी इंडियन व्यक्ति थे, उन्हें जब चाहे, जब तक चाहे, बिना मुकदमा चलाए उन्हें गिरफ्तार करके जेल में कैद करके रख सकते थे। इसी कारण इसको कहा जाता है काला कानून। क्या कहा जाता है? काला कानून। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी सही रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। और रॉलेट एक्ट जब ये पारित हुआ था, इस समय भारत के वायसराय थे
लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये आपको याद रखना है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये बात आपको याद रखना है। इसी के विरोध में आगे चल के डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में फिर 13 अप्रैल, याद रखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, जलियांवाला बाग का पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है अमृतसर में। कहाँ पड़ता है? अमृतसर में पड़ता है, इस बात को आप याद रखिएगा, अमृतसर में पड़ता है जलियांवाला बाग। तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई। ये रौले और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भी भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके पेपर में पूछा ही जा सकता है, तो आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझिए। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा यहां तक। तो आगे हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे और थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहां तक आपने नाम सुनते हो कि भाई देखो, अगर बोला जाए कि निहत्थे लोगों पर यहां गोलियां किसने चलवा दी थी, तो जरा आप वो याद रखिएगा, R.E.H. डायर, R.E.H. डायर, इनका पूरा नाम था R.E.H. डायर। इन्होंने निहत्थे लोगों पर यहाँ गोलियां चलवा दी थी, जिसके कारण इसके जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कमीशन का गठन हुआ था, हंटर कमीशन। किसका भाई? हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यहाँ पर 379 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन ऐसे लगभग बहुत सारे लोगों को मौत हुई थी, इस बात को याद रखिए। हंटर कमीशन ने 379 लोगों को बताया। ठीक, तो जनरल डायर ने चलवाया था। लेकिन अब आगे बात करते हैं, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए सरदार ऊधम सिंह, आपने नाम सुना होगा, ऊधम सिंह, है ना, ऊधम सिंह, ये आप याद रखिए, ऊधम सिंह। तो ऊधम सिंह ने क्या किया था? ऊधम सिंह ने, याद रखिए, 13 मार्च 1940, 13 मार्च 1940, याद रखिएगा 1940, माइकल ओ डायर, ठीक, ये नाम आप याद रखिएगा, माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर, इसकी हत्या कर दी लंदन में गोली मार करके, ये आप याद रखिएगा। अब देखो, ये R.E.H. डायर है और ये माइकल ओ डायर है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो ये आपको याद रखना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ये आप दोनों में डिफरेंट समझे रहे ना, ये आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसको नहीं, माइकल ओ डायर को मारा था, ये बात आप याद रखिए, 13 मार्च 1940, ये आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, यहां तक मैंने बात कर ली। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने भी एक कमेटी गठित की थी, और जिसके अध्यक्ष थे, जिसको सौंपा गया था वो काम महात्मा गांधी, ये बात भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और भी इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, तो वो बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रॉलेट एक्ट का निरसन हो गया, ये बात याद रखिएगा, इनके समय की घटना। और लॉर्ड रीडिंग के समय जो दूसरी घटना हमें याद रखनी है, चौरी चौरा घटना। अब ये चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में घटित हुई थी। एक थाने में आग लगा दिया गया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मी जिंदा जले थे, ये बात आप याद रखिए, ब्रिटिश पुलिसकर्मी। ठीक, ये आपको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। और इसका गठन कहां पर हुआ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद को आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। इलाहाबाद को बसाया किसने था? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइए, अकबर, ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। आगे बात करते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान हुआ था। अब ये काकोरी कहां पड़ता है? तो लखनऊ के आगे एक स्टेशन पड़ता है आलमनगर, और आलमनगर के जस्ट बाद फिर पड़ता है काकोरी। तो काकोरी जो स्टेशन पड़ता है वो लखनऊ के पास पड़ता है। कहां पर? लखनऊ के पास पड़ता है, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, आई होप यहां तक आप समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मांडला, मांडू, ग्वालियर, वाराणसी। तो इसका आंसर सभी बच्चे कर देंगे, ग्वालियर, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने समाधि और जिस व्यक्ति की समाधि जहाँ है उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो शांतिवन, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करें विजय घाट, और इंदिरा गांधी के बारे में बात करें शक्ति स्थल। तो देखो, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी में थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हो। तो जवाहरलाल नेहरू आपको पता है ये शांत रहते थे, ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, तो याद रखना है शांतिवन जवाहरलाल। तो आप ऐसे याद कर लेना,
शांतिवन, ये आपको याद रहेगा। ठीक, और इंदिरा गांधी को कहा जाता है लौह महिला। क्या कहा जाता है? लौह महिला, ये तो सभी को पता होगा। ठीक, लौह महिला के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है। अब लोहे में क्या होती है? शक्ति। लोहे में क्या होती है? शक्ति। तो शक्ति स्थल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है इंदिरा गांधी। लाल बहादुर, अच्छा जो बहादुर होता है वो क्या प्राप्त करता है? विजय प्राप्त कर लेगा। आप ऐसे याद कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल कहाँ पड़ेगी? अभय घाट। अभय घाट पड़ता कहाँ है? अहमदाबाद। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल की क्या बात है? तो याद रखिए, इनको कहा जाता है किसान घाट। ये आप याद रखिए, किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह को 2024 में भारत रत्न देने की बात कही गई है। ये आप ध्यान रखिएगा, 2024 में भारत रत्न। अब इससे पहले मैंने आपको कर्पूरी ठाकुर बताया था, जिनको कहते हैं जननायक। ठीक, तो उनको भी आप याद रखिएगा। राजीव गांधी की बात करें तो वीरभूमि आप याद रखिए। अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से आप याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैत्य भूमि, ये पड़ता कहाँ? इसको जरूर याद रखिए, चैत्य भूमि मुंबई में। ये बात आप याद रखिए। अच्छा, अभी मैंने बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में क्या दिया गया था? भारत रत्न। और साथ में थे भाई नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को हम लोग अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं, ये अभी मैंने बताया था, तो ये आप याद रखिएगा। जगजीवन राम समता स्थल, ये आप याद रखिएगा। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें, महाप्राण घाट। शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि आपको याद रखना है। KR नारायण उदय भूमि आपको याद रखना है। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल। और चौधरी देवीलाल के बारे में बात करें, संघर्ष स्थल। तो ये समाधि स्थल हैं जो आपको याद रखने हैं। कभी कभी ये आपको मैच कराने को भी आ सकते हैं, कभी कभी डायरेक्टली पूछा जा सकता है शक्ति स्थल किसकी समाधि है। ठीक, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये अगर आपसे पूछा जाए, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह और बहादुर सिंह, तो आंसर क्या आएगा? खान बहादुर खान। ये आप याद रखिएगा। इन्होंने बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इन्हें कहा जाता है सीमांत गांधी। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी इन्हें कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, सीमांत गांधी। और इन्हें ही फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी भी इन्हें ही कहा जाता है। ये भी आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि दिल्ली स्थान दिए गए हैं इधर, और इधर दिया गया है नेतृत्वकर्ता। तो मतलब दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय। इनका अगर उपनाम की बात करें तो जफर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जफर। तो बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर ने दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। लेकिन बहादुर शाह द्वितीय की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मतलब सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां, उसका सेनापति बख्त खां ने सैन्य नेतृत्व किया था दिल्ली से 1857 की क्रांति में। ठीक, और लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। ये आपको याद रखना है। झांसी से कौन नहीं भूले, किसे नहीं याद है, मतलब भूलेगा तो है ही नहीं, तो रानी लक्ष्मीबाई, ये आपको याद रखना है। कानपुर से नाना साहब, और उनके सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या साहब टोपे। ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद के बारे में बात करें, लियाकत अली। और फैजाबाद बात की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला। ये आपको ध्यान रखना है। तो इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये आप याद रखिएगा। और जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह व अमर सिंह। बरेली से खान बहादुर खान, अभी जस्ट मैंने बताया ही, क्वेश्चन ही है। फतेहपुर से बात करें तो अजीमुल्ला। फतेहपुर से बात करें तो अजीमुल्ला। और मौलवी अहमदुल्ला, अजीमुल्ला में आप कंफ्यूज हो गए तो आप अच्छे से याद रखिए, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर अजीमुल्ला, ऐसे करके याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है? लखनऊ से 1857 की क्रांति का दमन किया था। मतलब इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति का दमन किया लखनऊ में? ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैंपेबल। ये आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं। तो 1857 की क्रांति में दिल्ली का दमन किसने किया था? मतलब दिल्ली में 1857 की क्रांति का दमन किसने किया? तो आपको बताना है निकलसन व हडसन। लखनऊ के बारे में बात करें तो लखनऊ में आपको याद रखना है कालिन कैंपबेल, ये आप याद रखिएगा। झांसी आपको ह्यूरोज याद रखना है। कालपी का युद्ध, ये तो पता ही होना चाहिए, अच्छे से आप याद रखिएगा। कानपुर से बात करें तो कालिन कैंपबेल। देखो, अगर मैं बात करूं तो देखो याद कैसे होगा, लखनऊ और कानपुर कैसे याद होगा, आपको याद रहना चाहिए ना। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, सबसे पहले आप बेल कहां बजाते हो?
क्योंकि राजधानी में ही बेल बजाने जाओगे तो लखनऊ और लखनऊ के बगल में ही पड़ता है कानपुर, तो आपको याद रखना है कालीन कैंप बेल, ये आपको याद रखना है, अच्छे से आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं इलाहाबाद और फैजाबाद से 1857 की क्रांति का दमन किसने किया था। तो देखो सबसे पहले जब आप कपड़ा धुलते हो, कपड़ा धुलने के बाद आप नील डालते हो, मतलब बाद में, कपड़ा धुलने के बाद, देखो इलाहाबाद फैजाबाद दोनों में बाद है, ठीक। तो आपको याद रखना है जहां बाद आएगा वहां हम नील लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नील। तो कपड़ा धुलने के बाद आप नील डालते हो, तो आप ऐसे याद कर लेना। तो इलाहाबाद और फैजाबाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अच्छे से आप याद रखिएगा। जगदीशपुर बिहार से विलियम टेलर व विसेंटायर ने 1857 की क्रांति का दमन किया। और बरेली से बात करें तो विसेंटायर ने, ये आप याद रखिए। और फतेहपुर से बात करें तो जनरल रेगार्ड इन्होंने फतेहपुर से 1857 की क्रांति का दमन किया। तो ये रहे 1857 की क्रांति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ये मैंने बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 में किस घटना के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, तो बताइए असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च। तो इसका आंसर जो होने वाला है चंपारण सत्याग्रह, ठीक। इस चीज को आपको याद रखना है, चंपारण। अब आपको देखो यहां पर मैं आपको दो क्वेश्चन और बताते हैं। एक तरफ लिख लो गुरुदेव, और एक तरफ लिख लो महात्मा। महात्मा कहा जाता है गांधी जी को, ठीक। और गुरुदेव कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। तो देखो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। बस ऐसे आपको याद, एक दूसरे कहे तुम अगर हमें महात्मा कहोगे तो मैं आपको गुरुदेव कहूंगा, ऐसा कह दिया भाई गांधी जी ने। तो एक दूसरे ने समझो ट्रांसफर कर लिया, आपको याद रखना है अच्छे से, बस ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहां तक बात समझ में आई। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। अगर बात करें गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद, तो गांधी का प्रथम सत्याग्रह, ये आपको याद रखना है, प्रथम सत्याग्रह, ये आप ध्यान रखिएगा। सत्याग्रह ये कहां पर हुआ था, तो आप याद रखिए चंपारण में। और अगर बात करें गांधी जी को न्योता किसने दिया था, तो बिहार के एक राजकुमार शुक्ल किसान थे, ये आपको याद रखना है, राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने चंपारण गए और वहां पर चंपारण सत्याग्रह किया, क्योंकि यहां पर ब्रिटिश जो थे वो कह रहे थे कि खेती के 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी है। किसकी, नील की खेती करनी है, ये बात कह रहे थे, खेती करनी है। तो इसी को हम लोग कहते हैं तिनकठिया पद्धति। क्या कहते हैं, तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में पूछा जा सकता है तिनकठिया पद्धति, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 3/20 भाग पर नील की मतलब 3/20 भाग मतलब 20वें के 3 हिस्से में आपको नील की खेती करने के लिए ब्रिटिश कह रहे थे। तो इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। राजकुमार शुक्ल, ये नाम आप याद रखिएगा, इनके कहने पर गांधी जी गए हुए थे, ये बात आप अच्छे से थोड़ा सा याद रखिएगा। और इस समय भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ये बात आप अच्छे से याद रखिए। पहला सफल सत्याग्रह हुआ गांधी जी का भारत में, ये बात अच्छे से थोड़ा सा याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 में। लेकिन अगर आपको महीना और दिन भी याद रखना है तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन एक घटना घटित हुई, चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी, अभी जस्ट बताया था, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। ये बात आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहां तक ये चीजें मैंने आपको बताई, तो इतनी बात आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और भी चीजें हैं जिनको मैं बताना चाहता हूं, लेकिन स्पेस ना होने और ज्यादा अगर हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा भर जाएगा, फिर आपका दिमाग का क्या 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 पढ़ना है, ठीक। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगी, धीरे धीरे सुधारेंगे इस चीज को भी। तो दांडी मार्च के बारे में बात करें तो ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिनों तक चली थी, ये आपको याद रखना है। कहां से चली थी ये भी कभी पूछा जाए, साबरमती से चली थी गुजरात में, और कहां जाकर समाप्त हुई थी, दांडी जाकर समाप्त हुई थी। इसी कारण इसको कहा जाता है दांडी मार्च। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करें तो उसी के हिस्से के रूप में ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ये बात आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे।
और कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना था, तो उसका आंसर क्या होने वाला, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 3 नवंबर, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, ये आपको याद रखना है, ये मनाया जाता है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक, ये आपको याद रखना है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट दिवस से भी डिस्कस कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो वैसे दिवस को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ पराक्रम दिवस, मैं बात करता हूँ पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है भाई, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। ठीक, ये आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष 23 जनवरी को। अगर हम बात करें यहीं पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, अगर यहीं पे मैं बात करूँ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 23 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान थर्ड ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किया था। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़े से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे मैं बात करूँ वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है 26 दिसंबर। कब याद रखना है, 26 दिसंबर, ये आपको याद रखना है। आगे मैं बात करता हूँ स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। अगर मैं बात करूं स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ये अगर मैं आपसे पूछूं स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, अगर मैं इसके बारे में बात करूं स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, तो ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है 28 मई को। ये कब मनाया जाता है, 28 मई को मनाया जाता है, लेकिन ये स्पेशली महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मनाया जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना, महाराष्ट्र सरकार ने 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, लेकिन किसकी जयंती, तो वीडी सावरकर, याद रखिए वीडी सावरकर की जयंती को मनाने के लिए याद रखिए स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाता है। अगर मैं यहीं पे बात करूं जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय, अब देखो एक ही तरीके का मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, तो याद रखिए अगर इस तरीके से लॉजिक से अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको कभी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आप लोग एक पढ़ लेते हो, फिर जब कभी कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसको याद ही नहीं करते कि वहाँ क्या मैंने पढ़ा था, तो कारण यही गड़बड़ हो जाता है। ठीक, जनजातीय गौरव दिवस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जनजातीय गौरव दिवस ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिए ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। कब, 15 नवंबर को मनाया जाता है। और याद रखिए इस दिन अगर हम बात करते हैं तो मनाया जाता है किसकी, बिरसा मुंडा जयंती। ठीक, बिरसा मुंडा, ठीक, तो बिरसा मुंडा ये आपको याद रखना है, बिरसा मुंडा की जयंती। ठीक, बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसी 15 नवंबर को ही झारखंड अपना स्थापना दिवस भी मनाता है, झारखंड स्थापना दिवस। झारखंड स्थापना दिवस कब है भाई, तो याद रखिए 15 नवंबर। क्या याद रखना है, 15 नवंबर। देखो मैं कुछ एक ट्रिक बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 36 उत्तरा झार, मैंने ऐसे लिख दिया 36 उत्तरा झार, मैंने ऐसे लिख दिया 36 उत्तरा झार। तो याद रखिए 1 नवंबर 9 नवंबर, ठीक, 9 नवंबर और 15 नवंबर, 1 9 15 ऐसे पढ़ना। 36 उत्तरा झार 1 9 15, 1 9 15, तो 1 9 15, देखो 1 9 9 से मतलब नवंबर, और फिर आगे भी 9 नवंबर, फिर 15 नवंबर। याद रखिएगा 2000 इसमें भी, 2000 इसमें भी, 2000 इसमें भी, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 को, ठीक, उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस, इसकी जो स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड जो स्थापित हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो ये आपको याद रखना है, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। तो ये इतनी चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, आज का प्रश्न पूछा गया है नो नॉन वेज डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन में 25 मार्च, 28 मई, 24 अप्रैल, 25 नवंबर। तो अभी हाल ही में ये दिवस शुरुआत हुई है इस दिवस को मनाने की, इस कारण से मैं पूछ रहा हूं। अब देखो कुछ बच्चे हैं इसका आंसर, अब जैसे मैंने यहाँ पे पूछा तो कुछ बच्चे क्या तुरंत गूगल करेंगे, जाके तुरंत जाकर के गूगल करेंगे, गूगल करने के बाद उनको आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कुछ बच्चे तो कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक, तो इससे क्या है, आपको मैं ये मेरा काम ये है, मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन रखता हूं ताकि जाकर के अगर आपको क्वेश्चंस न याद हो तो आप गूगल सर्च कर लो। ठीक, गूगल सर्च करने के बाद क्या होगा कि आपको आंसर पता चल जाएगा, और मैं आपसे समझो जबरदस्ती मेहनत करवा लिया कि आप एक क्वेश्चन को सर्च करो और याद करो। ठीक, तो कारण ये है, इस कारण से अगर आप सर्च करोगे तो आपको एक क्वेश्चन याद होगा। ये एक क्वेश्चन आप अहमियत मुझे पक्का नहीं दोगे, आप अपने लिए भी नहीं दोगे, लेकिन एक दिन जब यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा, आपके पेपर में आ जाएगा, यही कमेंट वाले जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं, तब कहोगे सच में सही था। तो ऐसे ही पर डे आपको, मैं तो कहता हूं आपको, आपकी जो इच्छा होती है वो आप डेली अपने काम पे फोकस करिए, और इच्छा ये रहनी चाहिए आपकी कि आज मुझे चाहे 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं, मुझे 20 क्वेश्चन, जितना आप हो सके अपने ज्ञान को इंक्रीज करिए। ठीक, आप ऐसे जब पढ़ाई करोगे तब आप अच्छा कर पाओगे। और मैं थोड़ा सा अब ये सोच रहा हूँ, देखो वीडियो तो डेली बच्चों नहीं मिल सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास काम रहता है। ठीक, जब समय मिलेगा दूसरे दिन, ठीक मैक्सिमम दूसरे दिन अब आपको वीडियो मिल जाया करेगी, तो ये चीज़ याद रखिए। और मैंने ये सोचा है कि मैं आपको इतिहास जो है वो शुरुआत से पढ़ाना स्टार्ट करो। मैं इतिहास आपको पूरा चैप्टर, मतलब अपने इस YouTube चैनल पे मैं शुरुआत से लेकर के पूरे अब तक, मतलब अगर हम बात करें 8000 BC से पूर्व, है ना, जो भी है 8000 BC, ठीक 8000 BC से लेके अगर हम बात करें 1947 यहाँ तक हम लोग कवरअप करने वाले हैं, मतलब 1950 भी मान के चलिए, लगभग 1947 अपने भारत स्वतंत्रता तक। तो ये हम लोग यहाँ से इतिहास को पढ़ने वाले हैं, मतलब हम आपको प्राचीन इतिहास से शुरुआत करने वाले हैं, प्राचीन और उसके बाद मध्य, है ना, मध्यकालीन, और ये आपको याद रखना प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये पूरे इतिहास को कवरअप करने वाले हैं हम लोग। तो ये वीडियो आपको हर सप्ताह में शायद एक वीडियो मिले, सप्ताह में एक वीडियो, मतलब प्राचीन इतिहास। पहले मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि मैं आपको कैसे कैसे पढ़ाने वाला हूं, फिर उससे संबंधित हम क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, एक एक टॉपिक धीरे धीरे कवर करेंगे। और इधर विविध में अपना एक क्लास चलती रहेगी, विविध के क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, और बीच बीच में मैं आपको टॉपिक वाइज जीके भी कवरअप कराता रहूंगा। जो स्टैटिक पोर्शन का रहता है वो मैं कवरअप कराता रहूंगा। धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहिए, कोई जरूरी भी नहीं है बच्चों। तो आप जितना, मैं वीडियो सप्ताह में दूसरे दिन अपलोड करूं उस दिन देखिएगा, ये नहीं कि मेरे भरोसे आप बैठे रहिएगा। आप किताबों को पढ़िए और जितना हो सके उतना आप रिवीजन करिए, और जो क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका उसका आप रिवीजन करिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। और जितना ज़्यादा, देखो पेपर में कहीं ये नहीं है आता वहीं से है, बस बच्चे रिवीजन नहीं किए होते हैं। तो जितना पढ़ते हो आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद उतना आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो और उसका आप रिवीजन करते रहो, वहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बस यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।